तो देश की आधी आबादी को आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाने के लिए हमारी बेहद खास मुहिम विमेंस वेडनेसडे जो हम लेकर आए हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे महिला दर्शकों के सवालों के साथ। और हर बुधवार की तरह हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा CFP रुंगटा सिक्योरिटीज़ भी जुड़ गए हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका विमेंस वेडनेसडे हमारी इस खास पेशकश में जो हर हफ्ते आप शिरकत करते हैं और महिलाओं को किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ना चाहिए उस पर उन्हें सीख देते हैं। और हमारे साथ आज महिला दर्शक फोन लाइन पर भी जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। रेखा का सवाल मैं लूँगी और रेखा मेरे साथ बीकानेर से जुड़ चुकी हैं। रेखा नमस्कार, क्या करते हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। और अच्छा लगता है जब आप जैसी महिला इन्वेस्टर्स अपने सवाल हमें भेजती हैं। बाकी जो दर्शक हैं हमारे विमेन ऑडियंसेस और महिला दर्शक, उन्हें आप जैसी महिलाओं के सवाल के ज़रिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आपने यहाँ पे लगभग 52 लाख का पोर्टफोलियो बना रखा है, राइट? जैसा कि आपने सवाल भेजा है, कुछ बताना चाहेंगी हमें? हाँ, ये मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैंने आपको मैसेज सेंड किया था। जी, हाँ, तो आपने मुझे खुद जानना बनाया था है कि ये पोर्टफोलियो कि आपने किसी से सलाह ली है इसको लेकर? नहीं, मेरे हस्बैंड है मेरे साथ, वही ये सब करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, आपने उनसे सीख ले लेकर अपना भी कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू किया है? नहीं, हमारा जो है एक साथी है, जो भी हमने किया, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, ओके ओके। बट अदरवाइज मतलब रेखा, आप मुझे ये समझती हैं? हेलो, बोलिएगा। मुझे ये जानना जी था बोलिए। कि फ्यूचर के लिए मुझे इस पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करना है क्या? इसलिए मैंने ये आपको भेजा था, जो हमने बिल्कुल, प्लानिंग करके रखी थी साढ़े इससे आठ पहले। करोड़ का आपको कॉर्पस चाहिए। 8.5 करोड़ का आपको कॉर्पस चाहिए 2044 तक। और उसके लिए आपको SWP समझना है कि 6 लाख रुपए हर महीना जो है वो आप कैसे कर पाएंगे। और वो जो आपकी SWP है वो लगभग 40 से 50 साल तक चलनी भी चाहिए। ये SWP आपको कब से शुरू करनी होगी? कितने साल से आपको SWP की सुविधा शुरू करना चाहते हैं? ये आपको रिटायरमेंट प्लान 2024 का है। 2044 के बाद से आपको ये 6 लाख रुपए हर महीना ज़रूरत पड़ेगी। आपने 2016 से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रखी है। और चलिए, आपने अपने लिए इमरजेंसी फंड भी बना रखा है जो आपने कहा है कि लगभग 3 लाख का है। और आपने इसको एक शॉर्ट टर्म फंड डाला हुआ है। क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, HDFC मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल निपॉन का मिड कैप है। निपॉन का भी मल्टी कैप है, ICICI प्रू का मल्टी कैप, टाटा का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप और ICICI मैन्युफैक्चरिंग फंड भी आपके पास है। मुझे ये बताइए कि अभी ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ये सब लमसम इन्वेस्टमेंट है या आप SIP कर रहे हैं? SIPs भी है इसमें और लमसम भी है। तो ये आपने 6 लाख 7 लाख जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपके फिलहाल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इन फंड्स में? एक्चुअली इस बारे में पूरी डिटेल में मेरे हस्बैंड को पता है। अच्छा, क्योंकि वही तो प्रॉपर्ली SIP करते का हैं। टोटल अमाउंट कितना है? तो SIP का टोटल अमाउंट कितना है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके कंबाइंड गोल्स हैं रेखा, तो आप भी समझें कि ये निवेश कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। क्योंकि आप दोनों के ही आर्थिक भविष्य की बात यहाँ पर हो रही है। क्या आपके पास जानकारी है कि ये जो पैसा है ये लमसम निवेशित है या अगर SIP चल रही है तो वो SIP की अमाउंट क्या है? मैं आपको पूछ के बता सकती हूँ। चलिए, मुझे इस बारे में डिटेल में नहीं मुमकिन पता होगा है। तो बताइएगा, वरना मेरे ख्याल से लाइव शो है तो हम आगे बढ़ते हैं और सलाह आपको दिलवाते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इस लक्ष्य को लेकर। चलिए, तो हर्ष, कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है जो हमारे पास फ़िलहाल है नहीं, लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इन्होंने अपने लिए 2044 के बाद रिटायरमेंट लाइफ के लिए लगभग 6 लाख रुपए इनको हर महीना चाहिए होगा, इसकी प्लानिंग कर रखी है। और वो जो पैसा है इनको आने वाले 40 से 50 साल तक चाहिए, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। बाकी SIP है या लमसम निवेश है उसकी जानकारी जब मिलेगी तब आगे बढ़ेंगे। फंड्स भी काफ़ी सारे हैं। बताइए, समय भी अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए और 2016 से वैसे ही कर रहे हैं। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि शुरुआत कम से हुई होगी, बाद में धीरे धीरे इस निवेश को बढ़ाया गया होगा और भी निवेश शायद बढ़ाने की ज़रूरत होगी। बताइएगा, गणित कैसा बैठता है इनके पोर्टफोलियो के लिए? हर्ष जी हाँ, सो कविता, रेखा जी का एक अच्छी बात है कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट ले रही हैं, हालाँकि मैनेज इनके हस्बैंड कर रहे हैं, तो दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो रेखा जी, आपका पोर्टफोलियो जो मैं देख रहा हूँ, इसमें आपने और अपने हस्बैंड ने जिस हिसाब से बनाया है,
तो पहली बात अच्छी है कि आप लमसम और एसआईपी दोनों चीज करती हैं। दूसरी बात अच्छी है कि आपने अच्छा खासा कॉर्पस ऑलरेडी जमा हो चुका है। सो आपने कहा कि 52 लाख रुपए आपके ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जिस शहर में रहती हैं और जिस हिसाब से आपने अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके अगर इस तरह से पोर्टफोलियो बनाया तो बहुत अच्छी बात है। सो आपको और आपके हस्बैंड को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। अब से मैं जो देख रहा हूँ आपके पोर्टफोलियो में, आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या है कि आप हर एक कैटेगरी में आप 2 तरीके की स्कीम्स लेते हैं। 2 फंड हाउस में आप डिवाइड करते हैं। मिड कैप में आपके पास 2 है, मल्टी कैप में 2 है। हर कैटेगरी में आप 2 अलग-अलग फंड हाउसेस को पैसे देते हैं। तो जहां तक लमसम इन्वेस्ट करने की बात है, वहां तक तो लेकिन क्योंकि आप 18,000 रुपए की एसआईपी कर रही हैं और 2-2 हज़ार रुपए आप 9 स्कीम में लगा रही हैं, तो एसआईपी के लिए जो आप कर रही हैं ना, आप कोई भी एक स्कीम में अगर पैसे लगाएं एक कैटेगरी का, तो सफिशिएंट है। तो आपको एसआईपी पोर्टफोलियो के मैं दोहरा रहा हूं, आपका लमसम जो है वो जैसा है वैसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आगे जाते हुए जो आप एसआईपी करती हैं 18,000 रुपए की, वो इन 5 स्कीम में ही करें और उसको अमाउंट डबल कर दीजिए। मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है आपको। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप की जगह आप उसे बंद कर दीजिए और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में आप उसे डबल कर दीजिए। तो आपके पास एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक ही स्कीम रह जाएगी। लमसम जो आपने अभी तक और जो आपने क्वांटम में कर रखा है वो रहने दीजिएगा। उसी तरह एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में आप एसआईपी बंद करें और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आप उसे बढ़ा लें, तो 4,000 रुपए उसमें हो जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूव मल्टी कैप में एसआईपी बंद करके निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में एसआईपी बढ़ा के उसे 4,000 रुपए कर दीजिए। टाटा स्मॉल कैप में बंद करिए और क्वांट स्मॉल कैप में बढ़ा दीजिए। और आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है आपके पास, वो एक आपका एक थीमेटिक फंड है, उसे आप कंटिन्यू कर सकती है। कहने की ये बात है, मैं सिर्फ खाली को दोहरा के बता दूं, जो लमसम और जो भी इन्वेस्टमेंट आज तक आपने कर रखा है वो स्कीम्स में वैसे ही रहने दीजिए, निकालने की जरूरत नहीं है। आगे जाते हुए सिर्फ जो एसआईपी है वो आप 9 स्कीम की जगह आप उसे 5 स्कीम में ही करें, ताकि आपके कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बेटर रहेगा। जो आपने रिटायरमेंट की बात की, 2044 में आपको रिटायर होना है और उस समय क्या करना चाहिए, आपको एसडब्ल्यूपी की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा बता दूं। एक ऑप्शन आपके पास है कि आपने जो इतने सालों से एवरेज करके इक्विटी में एक पोर्टफोलियो बनाया है और एक कॉर्पस बनेगा आपका 2044 में। तो एक तरीका है कि उसे आप रहने दें इक्विटी में ही और वहां से आप एसडब्ल्यूपी करने लग जाएं। इक्विटी का आपका एवरेज हुआ है पिछले 30-40 साल का, वो आपका एवरेज किया हुआ क्यूमुलेटेड है और वहां से आप फिर एसडब्ल्यूपी के जरिए जितने चाहिए पैसे निकाल सकती है। जो कॉर्पस है वो इक्विटी में ही रहेगा। अगर आप इक्विटी से कंफर्टेबल नहीं है, आपको अगर वो लगता है कि देगा वहां से एसडब्ल्यूपी देगा। लेकिन ये डिसीजन आप 2044 के आसपास लीजिए, ताकि आप आपका ले। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई तकनीकी दिक्कत हो रही है। हर्ष की आवाज़ हमें यहाँ समझ में नहीं आई, लेकिन जितना वो बोल पा रहे हैं वो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको जो है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में अपना निवेश बढ़ाने की सलाह दी जा रही है और क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप में फ़िलहाल हर्ष के मुताबिक आपको अपना निवेश रोक देना चाहिए। एचडीएफसी मिड कैप में आप बंद कर दें और उसके बजाय मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अपना निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है 4,000 रुपये से। आईसीआईसीआई मल्टी कैप को आप बंद कर दें और वहाँ पे अपना निवेश रोक सकते हैं। निप्पॉन के मल्टी कैप को बढ़ा सकते हैं 4,000 से और टाटा के स्मॉल कैप में आपको निवेश रोकने की सलाह है। क्वांट के स्मॉल कैप में 4,000 तक अपने निवेश को बढ़ाइएगा और मैन्युफैक्चरिंग फंड जो आपका है आईसीआईसीआई का, उसमें आप बढ़ा सकते हैं और 2,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जैसे जैसे आपके गोल के नज़दीक आएंगे तो आपको थोड़ा सा अपने इक्विटी एलोकेशन में बदलाव करने की ज़रूरत होगी, लेकिन वो बात की बात है। फ़िलहाल ये बदलाव जो हमारे एक्सपर्ट के तौर से आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और शीतल भुजबल का मैं सवाल लूँगी जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ भी गई हैं। शीतल, हाय, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने पोर्टफोलियो भेजा है आपको। मेरे पास 3 फंड है, मोतीलाल ओसवाल, राज और मिड कैप। उसमें मैं 10,000 की एसआईपी करती हूँ और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 5,000 की और एसबीआई बैलेंस एडवेंचर फंड में 1,000 की। तो मेरे पोर्टफोलियो वैल्यू अभी 2.5 लाख रुपए है और मुझे ये पूछना था कि 15 या 10 साल में कितना मतलब मेरे पास अमाउंट ये हो जाएगा। ऑलराइट, रिटायरमेंट का मेरे ख्याल से आपका गोल है और
आपने ये जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं, ये आपने खुद इवैल्यूएट करके शामिल किए हैं? नहीं, आपके प्रोग्राम देख के मैंने मेरा पोर्टफोलियो अभी जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है। इससे पहले 6 महीने पहले मैं क्वेश्चन पूछा था, वो मेरा हस्बैंड का पोर्टफोलियो था, तो ये मैंने अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट मैंने ओपन कर दिया है। तो चलिए, वेरी गुड। आप अपने पति के भी फाइनेंशियल का ख्याल रखती हैं, उनके पोर्टफोलियो का ख्याल रखती हैं और खुद का भी आपने बना लिया है। फंड्स तो वैसे आपके सभी अच्छे लग रहे हैं। 1 करोड़ काफ़ी होंगे 15 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए। ये आपने सही गणित बैठाया है ना, कैलकुलेट सही किया है। और भी मैं मैडम पीपीएफ में और अटल बाकी भी निवेश है आपका? हाँ, एनपीएस में भी मेरा मंथली 10,000 मतलब जाता है। चलिए, तो इस पोर्टफोलियो से आप चाहिए 1 CR। हाँ, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। बिल्कुल, ज्यादा हो तो उसमें कोई शिकायत कभी होती ही नहीं है। चलिए, ठीक है। क्या हर्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं? हर्ष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ऑलराइट हर्ष, शीतल का हम सवाल ले रहे हैं और उन्होंने बातचीत की, अपने फंड्स के बारे में जानकारी दी है। आपके पास शायद सवाल है, बताइएगा। फंड्स कैसे हैं इनके? देखिए कविता, शीतल जी के जो पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं वो अच्छी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शीतल जी, आप ये पोर्टफोलियो आज की तारीख में कंटिन्यू कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने सवाल पूछा है कि 15 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, सो अगर हम इसे 12% से कैलकुलेट करें कि भाई ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आज की तारीख में, अगर ये 12% से ग्रो करते हैं तो आपको 15 साल बाद करीबन 95 लाख के आसपास हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। अब अच्छी बात है, आपने कहा है कि आज की तारीख में 16,000 है, लेकिन आप इसे बढ़ाएंगे 10% से हर साल। तो अगर आप 10% से हर साल बढ़ाती हैं, तो ये जो आपका एंड कॉर्पस है, ये 95 लाख नहीं, अब 1 करोड़ नहीं, उससे कई ज्यादा निकल जाएगा। सो जो आपने कहा था कि ज्यादा मिलना ऑलवेज अच्छी बात है, तो यस, कांग्रेचुलेशन, आपका जो कॉर्पस का जो टारगेट है वो इस एसआईपी से प्लस टॉपअप से अच्छी खासी अच्छी तरह आपका पूरा हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट आज कर रही है, हम अपनी तरफ से कैलकुलेशन करते हैं कि हम 16,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, अगले 15 साल तक करेंगे, तो ये जरूरी है कि आप 15 साल तक उसे नियमित इन्वेस्टमेंट करती रहे, ना कि मार्केट वोलेटिलिटी को देख के घबराएं और बंद कर दें। तो कंटिन्यू करिए अपना इन्वेस्टमेंट, टॉपअप भी करिएगा, जो स्टेप अप आप करना चाहती है उसे स्टेप अप करके हर साल 10% से बढ़ाइए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आपका अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, 1 करोड़ से कहीं ज्यादा हो जाए। राइट, शीतल, क्या आपने जवाब सुना है? आपको दी गई है हर्ष की तरफ से, जहाँ पे आपके स्कीम्स को तो थम्स अप है और मुमकिन आप जैसे अपनी एसआईपी तो स्टेप अप कर ही रही हैं, तो आपको और निवेश बढ़ाने की ही सलाह दी जा रही है। और कोई सवाल? हाँ, मुझे एक पूछना था। मैं पीपीएफ में अभी 3 साल से 8,000 मंथली ये करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ। तो पीपीएफ अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है, मतलब इन्वेस्ट के हिसाब से? ये तो बिल्कुल एप्पल और ऑरेंजेस की तुलना करने के बराबर हो गया। अब आपको सेब खाना ज़्यादा पसंद है या आप संतरा खाना पसंद करती हैं? तो दोनों अलग अलग फल हैं और इसी तरह से दोनों निवेश विकल्प भी बहुत अलग अलग है। हर्ष, बताइए। जी हाँ, तो देखिए शीतल, आप अगर पीपीएफ और इक्विटी म्यूचुअल फंड इन दोनों में कर रही हैं, ये दोनों आपके पोर्टफोलियो के लिए जरूरी है। ये नहीं है कि आप कोई भी एक करें, या तो म्यूचुअल फंड या तो पीपीएफ। अगर हम लंबी अवधि की बात करें, जो आपका टारगेट है 15 साल का, उसमें ये अक्सर देखा गया है कि इक्विटी जो म्यूचुअल फंड के जरिए आप कर रही है, उस बेटर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम सारे पैसे कोई भी एक ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगाते हैं। आपको ये देखना है कि आप उसे पैसे डिवाइड करके थोड़ा आपको सेफ इन्वेस्टमेंट में रखना है, थोड़ा आपको वोलेटाइल एसेट पे रखना है। जहां सेफ है पीपीएफ, वहां पे देखिए आपको एक फिक्स ब्याज मिलता है, टैक्स फ्री है और सेफ है, उसमें आपको कभी भी लॉस होने की कोई भी आपको डर नहीं लगा रहता। जहां म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे हमें उम्मीद होती है कि भाई हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो रिटर्न, यस, पास्ट डेटा देखते हुए होता है कि हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये जर्नी एक तरफा नहीं होती, मार्केट ऊपर नीचे करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि लंबी अवधि तक 2 या 3 साल तक आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिले। हो सकता है आपने 5 साल इन्वेस्ट किया और मार्केट अचानक गिर गया, तो 5 साल के बाद भी आपको नेगेटिव रिटर्न दिखता है। तो कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि फिर इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर लेता। सो देखिए, दोनों प्रोडक्ट के फायदे और नुकसान हैं। आपको दोनों का एक अच्छा मिश्रण बना के अपने पोर्टफोलियो में रखना है। आज की तारीख में अगर आप 16,000 रुपए म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं और 8,000 रुपया पीपीएफ में कर रहे हैं, ये अच्छा कॉम्बिनेशन, आप इसमें कंटिन्यू करिए।
शीतल, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब आप दोनों ही विकल्प, इक्विटी ओरिएंटेड और डेट में निवेश को समझ गई हो, और आपके पोर्टफोलियो के लिए हर तरह का निवेश ज़रूरी होता है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा जोखिम समझ लें हर निवेश विकल्प के पीछे क्या है और आपकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। SUV. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और विमेंस डे। हमारी ये हर हफ्ते की पेशकश हम लेकर आए हैं, जहां पर हर्ष रुंगटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो महिलाओं की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं। यूट्यूब का हम सवाल लेंगे हर्ष सोनाली का, और सोनाली कह रही हैं कि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है और ख़ास हमारे इसी शो के लिए भेजा है। ICICI स्मॉल कैप निवेश कर रही हैं, मिड एसेट के लार्ज और मिड में इनका पैसा जाता है, और ये कह रही हैं कि 15 साल तक निवेश करेंगी, 10% तक अपने निवेश को बढ़ा भी सकती हैं। 1 करोड़ इनका भी लक्ष्य है जमा करने का। इनके पास LIC की जीवन लक्ष्य भी है और इसका सम एश्योर्ड 6 लाख का है। 20 साल का इनका पॉलिसी का टेन्योर भी है। पूछ रही हैं कि पॉलिसी में से निकला क्या जा सकता है, और उसके अलावा फंड स्पेसिफिक कोई सजेशन आपके पास अगर है तो आप उनको ज़रूर बताइएगा। यस, सो देखिए सोनाली, आपका जो पोर्टफोलियो है, आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं। क्योंकि आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं, मैं एक छोटा सा बदलाव बता रहा हूँ। आप स्मॉल कैप, जो प्योर डेडिकेटेड स्मॉल कैप है, उसमें अभी निवेश ना करें। तो उसकी जगह, तो ICICI स्मॉल कैप की जगह आप ICICI मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि आपका लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर रहेगा। आपका मेरा लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अब जहां तक आपका लक्ष्य का सवाल है कि भाई आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए 15 साल बाद, तो वेल अभी जितना आप इन्वेस्ट कर रही हैं, और आप अगर अमाउंट बढ़ाती भी आगे जाते हुए, तो भी बहुत मुश्किल है कि आप 15 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकें। तो मेरा सुझाव ये है कि आप कंटिन्यू करिए, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे जैसे बढ़ा सकोगे उस समय बढ़ाइएगा। और जहां तक सवाल, आप ये बेटर होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड या ऑलराइट, चलिए एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि हर्ष का संपर्क टूटता जा रहा है, टूट गया है जवाब देते वक्त। हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोनाली को जो सलाह दी जा रही है उसमें स्मॉल कैप में इनको रोकने को कहा जा रहा है निवेश को, और ICICI मल्टी कैप में ये शुरू कर सकते हैं। ये मिरर के लार्ज एंड मिड कैप में अपने निवेश को बरकरार रख सकती हैं। हर्ष, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ कविता, आपकी आवाज आ रही है। मैं कहाँ तक आपको मेरी आवाज कहाँ तक आई थी, और किस किस सेंटेंस के बाद जी, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे? आप बदलाव के वजह, अब बदलाव करने के पीछे वजह बता रहे थे जो इनको रोकना है अपना निवेश स्मॉल कैप में। जी हाँ, क्योंकि एक नई निवेशक है, मेरा सुझाव है हाँ। कि ये स्मॉल कैप, एक प्योर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें। इसकी जगह के मल्टी कैप फंड अगर लेती हैं, तो इनको लार्ज मिड स्मॉल सभी सेगमेंट्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से ये ICICI स्मॉल कैप की स्कीम को बंद करके ICICI मल्टी कैप फंड ले ले, और दूसरा जो इनका मिरर एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, वो कंटिन्यू कर सकती है। इनके लक्ष्य पे मैं बात कर रहा था कि 1 करोड़ रुपया इन्हें 15 साल बाद चाहिए। तो अभी जितना इन्वेस्ट कर रही हैं, और अगर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाती भी हैं आगे जाते हुए, मान लीजिए 10% या जो भी इंक्रीज भी करती हैं, तो भी 15 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इनफैक्ट बहुत नामुमकिन है कि आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगी। तो निराश ना हो, अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई जितना हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना इन्वेस्ट करने लगे, जो मैक्सिमम इकट्ठा कर सकते हैं उसकी उम्मीद रखें, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए। आई थिंक ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी लेके आप अभी शुरू कर सकती हैं। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जो आपने पूछा था कि क्या आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू करनी चाहिए, वेल अगर प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो ज्यादा बेटर होते हैं रादर देन कोई इंश्योरेंस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेते हुए। तो उस लिहाज से आप ये जीवन लक्ष्य अपनी जो पॉलिसी है वो सरेंडर कर सकती हैं, और ये जो अमाउंट है 2,500 रुपया आप SIP के रूप में अगर बढ़ाएं, जो स्कीम्स आपके पास है या कोई इक्विटी स्कीम्स में करें, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर रिटर्न देगा। हमारे साथ फोन लाइन पर तो
है सोनाली, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो आपने बदलाव कहे हैं वो इस पर अमल करें। जीवन लक्ष्य किस तरह की पॉलिसी होगी, ज़रा आप इस पर बताइएगा। कविता, ये एक एंडाउमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी है। इसमें सिर्फ इतना सिंपल सी बात है कि आप एक मान लीजिए अपने कोई परिवारजन के लिए एक लक्ष्य बनाते हैं कि भाई आपके बच्चे छोटे हैं मान लीजिए, तो आप ये देखते हैं कि जब बच्चे 21 या 22 या 25 साल के होंगे तब उनको पैसे मिलने चाहिए। तो आप पॉलिसी लेते हैं, आप ये लेते हैं कि इंश्योर्ड पेरेंट हो गया मान लीजिए, और आपने 20 साल की पॉलिसी ली है। अगर 20 साल तक आप जीवित रहे, आपको प्रीमियम जो भरना है, जो आपका 20 साल का टर्म है, उसे आप प्रीमियम 17 साल तक भरना है। 3 साल कम भरते हैं, जो भी आप टेन्योर चूज करते हैं उसके 3 साल तक कम भरना है आपको। तो सम इंश्योर्ड ऐसे होता है कि जो इनकी इनकी लाइफ पे 6 लाख की सम इंश्योर्ड है, तो अगर 20 साल तक पूरा जी जाते हैं तो जो मैच्योरिटी पे आपको सम इंश्योर्ड प्लस बोनस, फाइनल एडिशन बोनस वगैरह सब चीज आपको मिल जाएगी। अगर 20 साल के अंदर अगर जो पॉलिसी जो इंश्योर उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस समय परिवार को कुछ नहीं मिलता, जो नॉमिनी बेनिफिशियरी उसको कुछ नहीं मिलेगा। प्रीमियम भरना बंद हो जाता है, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू करती है। और जब मैच्योरिटी, जो ओरिजिनल मैच्योरिटी थी वो थी 20 साल की, तो आप जब ओरिजिनल मैच्योरिटी है 20 साल की, उस समय आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिल जाएगा, जो एज इफ आपने पॉलिसी के सारे प्रीमियम भरे हैं। तो ये बेसिकली कोई लाइफ के इवेंट होते हैं जो 20 साल बाद ही आपको पैसे चाहिए, और जो कमाते हुए इंसान है अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर ये कहते हुए कि मैं रहूं ना रहूं, ये पॉलिसी का पेमेंट उस समय मिलना चाहिए, तो ये पॉलिसी उस हिसाब से डिजाइन की है, तभी नाम है जीवन लक्ष्य। सो इन्वेस्टमेंट अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड या और कोई प्रोडक्ट्स हो ज्यादा बेटर। अगर आप लाइफ कवर देख रहे हैं तो टर्म पॉलिसी, एक टर्म लाइफ कवर लेके आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी कर सकती हैं। तो हम सजेस्ट कर रहे हैं इनके लिए, क्योंकि खासकर इनको 15 साल बाद इन्हें एक लंबा लक्ष्य है, तो जरूरी है कि जितना भी पैसा इन्वेस्ट करें उसमें ज्यादा रिटर्न मिले। सो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने इनका पोर्टफोलियो बना के सजेशन दिया है। चलिए आखिरी सवाल लेंगे एस गीताश्री का, और इन्होंने ईमेल के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। हर्ष, इनके पास जो है 5 स्कीम्स हैं, 20,000 रुपये की SIP कर रही हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है इनके पोर्टफोलियो में, ICICI का ब्लू चिप है, और क्वांट का स्मॉल कैप है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी है, और 12 साल तक और ये इन्वेस्ट भी करना चाहती हैं। और 6 लाख का इनको मेरे ख्याल से एक लमसम निवेश भी करना है। हर्ष, तो बताइएगा किस तरह से ये आगे बढ़े फंड सिलेक्शन के लिहाज से भी। एक HDFC का स्मॉल कैप भी है इनके पास। जी हाँ, तो कविता, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है इनका, उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। स्मॉल कैप में अगर ये 2 स्कीम्स ले रही हैं तो फिलहाल ठीक है। कारण ये क्योंकि स्मॉल कैप में फंड मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो एलोकेशन है फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, आई थिंक एलोकेशन भी ठीक है। सो अब सवाल उठता है कि 6 लाख रुपए जो इनको लमसम इन्वेस्ट करने हैं, सो इन्वेस्टमेंट भी मैं कहूंगा कि इनके जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनमें से हम 3 स्कीम चूज कर लेते हैं, और उन तीनों स्कीम्स में ये 2-2 लाख रुपया करके इन्वेस्ट करें तो लमसम भी इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही चला जाएगा। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इन तीनों स्कीम्स में 2-2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अपना लमसम भी जमा कर सकती हैं। अगर कोई कारण से ये कंफर्टेबल नहीं है कि एक साथ लमसम इस मार्केट लेवल्स पे करने के लिए, तो इन्हीं 3 स्कीम्स में ये STP के जरिए इन्वेस्ट कर सकती है। तो इन्हीं 3 AMCs की आप लिक्विड फंड ले लीजिए। लिक्विड फंड में से एक तय कर लीजिए कि 2 लाख रुपए कितने पीरियड में, अगर आप 1 साल के अंदर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में आना चाहती हैं तो आप करीबन 15 से 20 हजार रुपए की STP सेट कर लीजिए, तो 1 साल के अंदर ये पैसे आपके इक्विटी स्कीम में आ जाएंगे। तो लमसम भी एग्जिस्टिंग स्कीम में इन्वेस्ट करने की सलाह है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अच्छा है, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हर्ष, हमारे पास सवाल तो हैं महिला दर्शकों के, लेकिन फिलहाल समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। और अगली बार कोशिश करेंगे कि नेटवर्क हमारे पास बेहतर हो ताकि बीच बीच में आपकी आवाज़ गायब ना हो जाए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद शिरकत करने के लिए आज। हर्ष, धन्यवाद। और विमेंस वेडनेसडे में फिलहाल हमने सिर्फ सवाल